नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की सुस्त शुरुआत, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बेहद छोटे दायरे के साथ फ्लैट। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज भी आउट परफॉर्मेंस। इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ 16 के करीब पहुंचा। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, बेहद मजबूत नतीजों और कमेंट्री से सुजलॉन 12% दौड़ा, स्टॉक ऑफ द डे बना। टाटा टेक में भी खरीदारी लौटी। उधर बजाज ऑटो में सही साबित हुई मुनाफा वसूली की आशंका, शेयर करीब 2% गिरकर निफ्टी का बना टॉप लूजर। मार्केट रेगुलेटर सेबी के एफ&ओ पोजीशन लिमिट बढ़ाने से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी। बीएसई करीब 5% चढ़कर रिकॉर्ड हाई पर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर सीडीएसएल, एंजल वन और एमसीएक्स में भी अच्छी खरीदारी। कमजोर नतीजों से मज़गार डॉक में 6% की गिरावट। चौथी तिमाही में मुनाफा 51% घटा। वह रिजल्ट्स के बाद एसजेवीएन वायदा का बना टॉप लूजर, करीब 5% नीचे। उधर मजबूत Q4 के चलते शोभा डेवलपर्स 4% मजबूत। छोटे गोल्ड लोन पर राहत की उम्मीद से मुथूट फाइनेंस में 3% से ज्यादा की तेजी। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिया है गोल्ड लोन के नियम आसान करने का सुझाव। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से राजेश सतपुते और आशीष बहेती बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ेंगे और उसके अलावा चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी और सीएफओ हिमांशु मोदी भी मौजूद होंगे। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हम कोटक के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से बात करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। एक निफ्टी डे हाई और डे लो के बीच में ऑसिलेट करता हुआ एक छोटी सी रेंज, बहुत छोटी सी रेंज, 24,780 का लो, 24,864 का हाई, मतलब करीब 80 पॉइंट की रेंज। अब हम डे लो पर आ गए और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर अब सेलिंग आपको दिखाई देगी। एसबीआई उसमें सबसे ऊपर, टेक महिंद्रा यहाँ पर सेलिंग। बजाज ऑटो काफ़ी वीक रहा है नंबर्स के बाद की प्रॉफिट बुकिंग के चलते। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इटर्नल अब डे हाई पर पहुंचता हुआ। तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे मूव्स भी देखने को मिलेंगे। जहां तक बात एफ&ओ स्टॉक्स की है तो नए स्टॉक्स को छोड़ दें। उसके अलावा अगर आप देखें बीएसई टॉप गेनर 6% ऊपर। अब बीएसई शानदार मोमेंटम बीएसई में। सीडीएसएल 3.25% ऊपर। एंजल वन, कमेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छे मूव्स हैं। मज़गांव डॉक, एसजेवीएन, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको गिरावट दिखाई देगी। फिर ओके, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। ट्रेड्स को पिक करते हैं। 24795 ये है निफ्टी की रेंज। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। राजेश जी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी रचना वैद्य जी और आशीष कयाल फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। रचना जी, रीडिंग क्या कहती है आपकी? क्या स्टॉक, दो स्टॉक्स कौन से पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग। जो दो स्टॉक्स मैं पिक करूंगी उसमें एक रहेगा सीडीएसएल और एक रहेगा बीडीएल। और बीडीएल के फ्यूचर्स की अगर पहले बात करें 2060 के करीब हम है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2030 होल्ड करता है तो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 2100 का, और इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो 2100 के टारगेट के साथ एंड 2030 एसएल के साथ इसको लॉन्ग करेंगे। और सीडीएसएल में हम कैश के लेवल्स के हिसाब से 1547 पे बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम 1530 के ऊपर बने रहेंगे आज के दिन में तो हम यहाँ से 1565 एंड 1575 की तरफ जाएंगे। ओके, सीडीएसएल आपका बाय ट्रेड है। अच्छा मूव जनरेट करता हुआ सीडीएसएल सुबह से अपनी शार्पनेस को अब तक मेंटेन रखे हुए हैं और इनफैक्ट फर्दर इंप्रूव होती हुई। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? देखिए, मेरी जो दो ट्रेड्स होगी वो है वोकार्ड फार्मा पहला पिक होगा। यहाँ पर एक अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है और एक ब्रेकआउट आने के लिए वेट कर रहा है स्टॉक, और लग रहा है आज के दिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। वॉल्यूम्स भी पिकअप बहुत जबरदस्त हो चुके हैं। तो वोकार्ड फार्मा पे बाय की राय होगी। टारगेट होगा 1510 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1385 का। और दूसरा जो स्टॉक बाय साइड पे है वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। कल के दिन ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर से अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर। एक्सेप्टेंस आ रहा है कल की हाई के ऊपर। तो ओवरऑल एमसीएक्स में पॉजिटिव रुझान बन सकता है। यहाँ पर एमसीएक्स पे लॉन्ग जा सकते हैं। आपका टारगेट आएगा 7000 का और स्टॉप लॉस होगा 6435 का। ओके,
ये आशीष ख्याल जी के दो व्यू थे। आशीष बहती जी यानी आशीष इस कार्यक्रम में एक और हैं। आशीष जी आप क्या नहीं, आशीष बहती जी आप क्या पिक कर रहे हैं? दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाना चाहूंगा। तो वेदांता में शॉर्ट की सलाह रहेगी। आज एक रिवर्सल कैंडल बन रहा है इसमें, और जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ है हमें लग रहा है ये गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 447 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है, 430 और 422 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड में वो कैम्स, यहाँ पे सेटअप अच्छा बन रहा है और एक पुल बैक अभी देने के लिए तैयार हो गया है। तो कैम्स में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3930 का एसएल मेंटेन करे। 4080 और 4150 दो टारगेट्स के लिए कैम्स में खरीदारी की सलाह। ओके राजेश जी आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी देखिए, पहला ट्रेड रहेगा इटर्नर, ऑलरेडी इस पे बात हो चुके हैं। इस पे मेरा टारगेट रहेगा 53,245 का, प्लस रहेगा 228 का। सेकंड बाइकॉल रहेगा थोड़ा डिफेंसिव मैं रख रहा हूँ हाथ में। एक नेस्ले की बात की तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया की। मुझे लगता है एक थोड़ा सा डिफेंसिव हाथ में रखेंगे। सो ब्रिटानिया लॉन्ग रहेगा क्योंकि इसका जो आप स्ट्रक्चर देखे तो 10-20 डीएमए के ऊपर अच्छे से फ्लोट हो रहा है। सो ब्रिटानिया बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5,480 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन 5,600 5,620 का, प्योर इंट्राडे स्विंग ट्रेड। तो ये इस समय आप आज की पिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आज फिर बीएसई 6% ऊपर, एफएनओ का टॉप गेनर, उसके अलावा सीडीएसएल, एंजल वन, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी। क्या हो रहा है स्पेस में? अमर गुड मॉर्निंग, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कल की जो सर्कुलर आई थी सेबी की, ये जरूर से पॉजिटिव है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। इसी वजह से वी आर सीइंग अ नाइस अप मूव इन ऑल कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे एंड आप कंसिडर करेंगे कि ये जो सेगमेंट है विच इज़ रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, वहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी भी वोलेटाइल रहती है। सो यू कंसिडर द वोलेटाइल नेचर ऑफ द बिजनेस, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से द स्टॉक्स ओवर हियर आर फेयरली वैल्यूड। लेकिन ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू प्ले दैट स्कीम वुड बी थ्रू दी वेल्थ मैनेजर्स। आप नुवामा वेल्थ के आंकड़े देखिए, बहुत ही बढ़िया आए हैं। थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है फ्रॉम अ बूमिंग स्टॉक मार्केट, पर ये जो वेल्थ मैनेजर्स है लिस्टेड स्पेस में, आनंद राठी, नुवामा और 360, उनकी यही कोशिश है टू इंक्रीज दी स्टेडी फ्लो ऑफ एन्युटी रेवेन्यूज। और मेरे ख्याल से अगर आपको ये जो थीम खेलना है कैपिटल मार्केट, तो ये तीन जो कंपनियां है वेल्थ मैनेजर्स है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 5 साल 10 साल, आई थिंक दे विल गिव द बेटर रिटर्न्स देन सम ऑफ द एक्सचेंजेस और इंश्योरेंस कंपनीज और इवन सम ऑफ द अदर कैपिटल मार्केट प्लेयर्स। बिल्कुल। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू इस ट्रेड को चाहें तो आप प्ले कर सकते हैं। दूसरी स्पेस जहां आज ही क्या पिछले 3-4 महीनों से अच्छा मोमेंटम रहा है, वो है आपके सारे कैपिटल गुड्स, स्पेशली एमएनसी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स, कमेंस, एबीबी, सीमेंस। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? स्पेस पर क्या व्यू है? अनुज, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कैपिटल गुड्स में से। और अगर आप थोड़ा इसको सेगमेंटेशन करेंगे, तो जो जो कंपनियां आर एंगेज्ड इन द वाटर बिजनेस, उनके नतीजे अच्छे आए हैं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, या रिलेटेड ईपीसी प्रोजेक्ट्स कर रही हो, दे आर डन वेरी वेल। आई थिंक केईसी के आंकड़े भी बहुत ही बढ़िया आए हैं, और ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी मजबूत है। सो मेरे ख्याल से कई सारे विनर्स मिल सकते हैं आपको एक कैपिटल गुड स्पेस में। और जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी, आई थिंक ये जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको ज़रूर से ऑर्डर बुक पोजीशन में फ़ायदा होगा। सो वेरी पॉजिटिव ऑन द एंटायर सेगमेंट। इंडिया फोकस सेगमेंट है, सो ट्रम्प टैरिफ्स और अन्य जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इसका खास असर नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जैसे कि लार्सन है, वीएटेक, वबाग है, उन्होंने दे हैव डाइवर्सिफाइड द रेवेन्यूज इनटू ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा सेफ हो जाता है। तो वेरी पॉजिटिव ऑन दीज कंपनीज। और यहाँ पर छोटी कंपनियां भी है, आई थिंक दे ऑल मे गिव गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके अच्छा दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सुजलॉन के नंबर्स हाय, मैं ये नहीं जानता कि आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, आप एक भी रखते हैं, लेकिन नंबर्स कैसे लगे? वो जो टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, लुक एट आई मीन देयर गाइडेंस 60% ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY26, क्या व्यू है आपका? अगर
अगर आपने रीड की हो नंबर्स तो प्लीज। देखिए वीरेंद्र, ये हम लोग ने कैपिटल गुड्स के बारे में बात की है, लेकिन विद इन द कैपिटल गुड्स स्पेस जो जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस कर रही है, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स है वहां पर वो सेगमेंट में, और फिर सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के भी आंकड़े बहुत ही बढ़िया है। प्रीमियर एनर्जीज देखिए, वारी एनर्जीज देखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, कैपेसिटीज भी फिनोमिनल तरीके से ऑन ऑन स्ट्रीम आने वाली है, फ्रॉम अडानी ग्रुप एंड फ्रॉम अदर प्लेयर्स एज वेल, फ्रॉम टाटा ग्रुप एज वेल। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये जो सोलर इक्विपमेंट प्लेयर्स है, शायद उनके प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यूज पर थोड़ा कंपेरेटिव प्रेशर की वजह से असर आ सकता है। लेकिन ये जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स है, आई थिंक देयर प्रोस्पेक्ट्स आर बेटर देन द सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। केवल दो कंपनियां हैं, एक तो सुजलॉन है और दूसरी आइनॉक्स विंड है। दोनों पे हमारा निवेश है, वी आर इन्वेस्टेड इन बोथ ऑफ देम। हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन भी बढ़िया है। और ये जो है सोलर और विंड पावर, ये तो साथ में चलने वाले, दे आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड। दोनों को एडेक्वेट इंकरेजमेंट दिया जाएगा। बट बिटवीन द टू सेगमेंट्स वी प्रेफर दी विंड पावर कंपनीज। तो ये लेवल से भी अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू रहता है, तो आई थिंक आइनॉक्स विंड एंड सुजलॉन एनर्जी कैन स्टिल गिव डिसेंट रिटर्न्स। ओके, तो ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव, बड़ा पॉजिटिव व्यू है इस स्पेस पे आपका। एक दो पॉकेट्स और लिखे आइए जो जो मई में थोड़ा सिंक हुई, उसमें इंडियन होटल्स, और उस दुखद घटना के बाद पूरे के पूरे होटल स्पेस में अगर आप देखें तो काफ़ी कट्स देखे हमने। ऑल दो आईटीसी होटल्स उसने अच्छा किया। ये होटल्स में जो डिप मिली है हमको लगभग 15 से 18% की, दीपन जी, इसमें री एंट्री करनी चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी देखेंगे तो सबसे बढ़िया व्यू, अगेन डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, सबसे बढ़िया स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। आई नो आपका प्रश्न होटल्स के बारे में था, बट ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है वो सिमिलर है। दिस इन्वेस्टमेंट थीम इज बेस्ड ऑन ट्रैवल, टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, जो भी कहे। उसमें सबसे जो बढ़िया स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। शानदार नतीजे आए हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है। दे आर गेटिंग मेनी मेनी न्यू एयरप्लेन्स ओवर द नेक्स्ट 12 to 16 months और सो। कई सारे जो उनके प्लेन्स विच वर ग्राउंडेड, दे ऑल्सो मे गेट कमीशन आफ्टर सॉल्विंग द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और ये जो उनकी पोजीशन है और ये जो डुओपोली है एविएशन इंडस्ट्री में, उसका फायदा जरूर से इंटरग्लोब को होगा, इंडिगो को होगा। और जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की उनकी अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट थीम खेलनी है, द बेस्ट वे टू प्ले वुड बी थ्रू इंटरग्लोब। बट जी हाँ, यू आर राइट, इफ आई एम इन्वेस्टेड एज आई एम इन इंडियन होटल्स, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड, ये हमारे लिए होल्ड है। उसके अलावा दो जो नई कंपनियां आई है, लेमन होटल्स और सामी, इनके भी नतीजे बहुत ही बढ़िया है। और ये जो तीनों कंपनियां हैं, इंडियन होटल, सामी और लेमन ट्री, उनका ये जो कोशिश है, दैट स्ट्रैटेजी टू गेट इनटू मोर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो ये बात हो गई कुछ होटल्स स्पेस की। दीपन, अब फार्मा में क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि नंबर्स मिक्स बैग रहे, कई कंपनियों के नंबर्स काफ़ी शानदार थे, कईयों ने डिसअपॉइंट किया। फार्मा में आपके प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगी अब? अनुज, फार्मा में आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर सन फार्मा और थोड़ा घटता है बिकॉज ऑफ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, तो ये एक मेरे ख्याल से कोर होल्डिंग बन सकती है। क्योंकि धीरे धीरे जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है उसकी रेवेन्यूज बढ़ रही है, दे आर नाउ ऑलमोस्ट 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज। और उनकी जो M&A एक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो फोकस टूवर्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और ये जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, इनमें एक बार आपका बिजनेस जम गया तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम मिल सकती है, रेवेन्यूज मिल सकती है। ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, मार्जिन्स भी अच्छे रहते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट दिस न्यू स्ट्रेटजी ऑफ सन फार्मा मैनेजमेंट टू गो फॉर मोर एंड मोर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में विच इज गॉट दैट मच स्केल और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो ये एक हो गया पोल पोजीशन इन द फार्मा इंडस्ट्री। इसके अलावा ये जो CDMO कंपनीज है, वहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। मिनिमल डैमेज होगा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स फॉर दी CDMO कंपनीज।
वहाँ पर कोहैंस है, वन सॉस है, आई थिंक दे केम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। एक ब्लू जेट छोटी सी कंपनी है, उसके आंकड़े देखिए बहुत ही बढ़िया आए हैं। दैट ऑल्सो इज अ CDMO प्लेयर। तो ये जो CDMO स्पेस है वहाँ पर हम धीरे धीरे और कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है प्रॉब्लम, इसके वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा है, और उनकी जो बिजनेस है, उनका जो रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी लंपी है। लेकिन जो सभी कंपनियां हैं, दे आर सेट की उनकी जो RFQ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इज ऑलमोस्ट डबल। आप कोहैंस के प्रेजेंटेशन देखेंगे, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन द लास्ट क्वार्टर हैज बीन डबल व्हाट हैज बीन देयर फॉर द लास्ट ईयर बिफोर ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी सिलेक्टिव। तो CDMO, सन फार्मा आई थिंक इज द बेस्ट वे टू प्ले द फार्मा इंडस्ट्री। अदर स्टॉक्स ऑल्सो आर गुड, लेकिन काफ़ी प्रेशर है फॉर ट्रम्प टैरिफ्स एंड फ्रॉम US जेनरिक्स मार्केट। दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा ये आज का डिस्कशन। थोड़ा हम स्टॉक स्पेसिफिक भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर बैठने के लिए। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर एज वेल। हालांकि अभी आधा दिन और झेलना है आपको रेंज पाउट इस बाजार को। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, जुझारूपन वो अभी भी जारी है। आज सुबह 860 तक का सफ़र तय किया, बट फिर कोलैप्स। तो आप ज़्यादा इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं या फिर अब स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा हो गए हैं आप इस शुरुआती पार्ट ऑफ सीरीज के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने वीरेंद्र। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो एक ही रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इनफैक्ट 15 दिन से इसी रेंज में मार्केट ने टाइम निकाला है, और ये काफ़ी बड़ी रेंज मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ऐसा इतना लंबा ट्रेडिंग रेंज का मोमेंट, आई मीन टू से ट्रेडिंग पैटर्न हमने कभी पास्ट में देखा नहीं था। और इस बार का जो ये ट्रेडिंग रेंज है, डेफिनेटली ये ब्रेक होने के बाद हमें बड़ी एक्टिविटी भी देखने मिलेगी। लेकिन तब तक हमें लगता है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफ़ी ज़रूरी है। यस, वन थिंग आई कैन ऐड ओवर हियर इज 24,650 जो कल का लो था, अगर ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि हम एक बार काफ़ी क्विकली 24,450 तक आ सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 24,650 का स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, चलिए, तो ये हो गया स्टॉप लॉसेस और रिव्यू ऑन इंडेक्स विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। मतलब जब इंडेक्स गिरेगा तो ये तो लाजमी है कि स्टॉक फ्यूचर्स भी ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेस होंगे। बट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप थोड़ी वैल्यू एट रिस्क रखकर, थोड़ा रिस्क लेकर अभी भी लॉन्ग करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे इस बार के मार्केट में हमने देखा है कि बिकॉज कि हायर लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, तो थोड़े से लार्ज कैप भी है, थोड़े से मिड कैप है, जहाँ में सभी में हमने थोड़ा थोड़ा मोमेंटम देखा है, और सभी में कंसोलिडेशन भी है। कुछ एक स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी हुआ है, बट स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स और इंफ्रा के स्टॉक्स देखें तो उनमें मोमेंटम भी ठीक है, और उनमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू हो सकता है। स्पेसिफिकली कमिंस इंडिया, यहाँ पे हमने कल के दिन में बहुत बड़ी तेजी देखी, 5% की थी, आज भी तेजी है। बट हमें लगता है कि ये स्टॉक 3,700 से लेकर 3,900 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। चलिए, तो 3700 से 3900 के लेवल्स कमेंट्स इंडिया में आ सकते हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समय कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़, लेकिन आज बात करते हैं आज की हीरो ऑफ द डे की। आज का स्टॉक ऑफ द डे वो है सुज़लॉन। स्टॉक का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। अभी भी 10% से ऊपर के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ, नंबर्स काफ़ी शानदार रहे हैं, और उसके साथ साथ अगले साल के लिए गाइडेंस ने काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। 60% की ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है। सुज़लॉन ग्रुप के CEO JP चलसानी और CFO हिमांशु मोदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। चलसानी जी, ये इतना मैसिव टर्न अराउंड ये कैसे आया, और आगे आपने 60% की ग्रोथ गाइडेंस दी है, ये आपको आउटलुक कहाँ से दिख रहा है इतना स्ट्रॉन्ग इस बेस पर? जैसा टर्न अराउंड कैसा हुआ, ऑब्वियसली इट इज़ विथ ए स्पेसिफिक प्लान एंड एक्शन। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में हर एक एरिया में हमने काम किया है। पहले बैलेंस शीट में काम किया है, डेट जीरो कर दिया है। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सिटिंग विद a balance sheet with zero debt and 2,000 crores of cash. Okay. Second, we worked on order book. We have the highest order book today of 5.55 gigawatts. So therefore, there is confidence of people. And then third is that we built the organization, and we increased our manufacturing capacity and our execution capabilities, which has been showing gradually results दिखा रहा है, quarter to quarter improvement अब देखते आए हैं।
ये जो आप देख रहा है आज Q4 और फाइनेंशियल ईयर 25 इसका नतीजा है। हैविंग डन ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम हमने सोचा है कि फाइन वी आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फ्यूचर, देयर आर नो अनसर्टेनिटीज, देयरफॉर वी सेड दैट वी कैन नाउ गिव अ गाइडेंस। इसीलिए हमने गाइडेंस दिया कि 7% से हम ग्रो करेंगे हर एक एरिया में। हमारा कुछ एरिया में हम उससे ज़्यादा भी करेंगे, लाइक कमीशनिंग ऑफ टर्बाइन्स वी विल बी इनफैक्ट 3-4 गुना ज़्यादा करेंगे कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन इन FY25। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क व्हाट इज डन एंड द कॉन्फिडेंस व्हाट वी बिल्ट इन आवरसेल्व्स एंड द स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन अस। बिल्कुल। हिमांशु जी, सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग स्टोरी रही गुड मॉर्निंग वो थी जो जैसा चलसानी जी भी कह रहे हैं कि डेट को ज़ीरो करना। और एक समय था सुज़लोन 3 रुपये पर राइट्स इशू लेकर आया था, मुझे याद है वो समय। और जो स्टॉक कहाँ एक समय इंडेक्स का स्टॉक हुआ करता था, कहाँ एक ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कंपनी खत्म ही ना हो जाए। वहाँ से इस तरीके का टर्न अराउंड फाइनेंशियल्स में हुआ। अब आप सुज़लोन का आगे का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट है, उसको आगे किस तरीके से देखते हैं? क्या पुरानी स्ट्रेंथ वापस लौटते दिखती है? ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन उस पर एक अगर आपका व्यू हो तो। सो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ तो अभी हर वित्तीय वर्ष जैसे पास होगा और भी स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियरली जो पास्ट हमारा रहा है, एक काफ़ी टफ टाइम से कंपनी गुजरी है। आई डोंट थिंक कि हम वापस उसमें घुसेंगे। मतलब आज जैसे चलसानी साहब ने कहा, डेट फ्री हो चुके हैं, 2000 करोड़ की कैश है। जिस तरह के हम प्रोजेक्शंस आगे देख रहे हैं, बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग होने वाली है। सो मुझे नहीं लगता कि पास्ट के जो इश्यूज़ हैं वो वापस दोहरा के आने चाहिए इस कंपनी में। सेक्टोरल टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी हमारे पास सही है। तो आज अगर हम देखें बैलेंस शीट को जाते हुए आगे, नेटवर्थ हमारा 6000 करोड़ के करीब का नेटवर्थ हो चुका है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। सो काफ़ी पोटेंशियल है बैलेंस शीट में, इसको और भी फर्दर ग्रो करके स्ट्रेंथन करने का आगे। वैसे तो तांत्रिक जी की याद तो काफ़ी आती होगी ना, वो मतलब काफ़ी भूलने से याद आती है। हाँ। अगर भूलेंगे तो याद आती है, तो हमेशा मेरा साथी है। नहीं, हमेशा साथी हैं बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो भी इस तरीके का टर्न अराउंड अगर देखते तो शायद काफ़ी अच्छा रहता। हम अभी जो कर रहा है वो उनका विजन था, उनका ही प्लान था, हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, बैलेंस शीट टर्निंग अराउंड, दैट्स द टाइम वी लॉस्ट हिम। एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड व्हेन ही वाज देयर। अच्छा, ये जो MNRE रिवाइज्ड RLMN अमेंडमेंट है जो लोकलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सारी कंपनियों को मेक इन इंडिया ही करना होगा और 50 मेगावाट ही इंपोर्ट अलाउड होगा, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? इससे इस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये देखिए, इट्स नॉट जस्ट मेक इन इंडिया। ये जो गाइडलाइंस आया है अप्रैल 17 को, इसमें 3 पार्ट हैं। एक बोला गया कि आप गेयर बॉक्स, जनरेटर, ब्लेड एंड टावर इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए। मैक्सिमम जब आप नया मॉडल लेके आएंगे और नया मैन्युफैक्चर आएंगे, 200 मेगावाट और 50 सेट्स व्हिचएवर इज लोअर विल बी अलाउड फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, अदरवाइज आपको यहाँ बनाना है। सेकेंड चीज़ बोला है उन लोगों की साइबर सिक्योरिटी। आपका पूरा डेटा सेंटर सर्वर्स इंडिया में होना चाहिए, जितना भी विंड टर्बाइन्स का डेटा है वो इंडिया में रिसाइड होना चाहिए। थर्ड बोला है कि आपका रोज जो R&D होता है वो विथिन 6 मंथ्स इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि इंडियन विंड कंडीशंस अलग है, इंडिया का टेम्परेचर्स अलग है। हमने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी टर्बाइन्स परफॉर्म नहीं कर पाया राजस्थान वगैरह जगह में। सो दे 3 चीज़ें। अगर ये मेक इन इंडिया का आएंगे तो विंड सोलर से काफ़ी अलग है, एनफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया में। आप देखेंगे आज OEM कैपेसिटी जो टर्बाइन सप्लाई करते हैं इंडिया में, अभी एज वी स्पीक टुडे इट इज़ मोर देन 20 गीगावाट्स कैपेसिटी, मोर देन 20 गीगावाट्स। अगर आप ब्लेड्स देखेंगे उसमें 29 गीगावाट्स का कैपेसिटी है कंट्री में, 29 गीगावाट्स। उसमें से 11 गीगावाट ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट ब्लेड मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब वो कोई भी OEM के लिए बना सकता है, वो कोई भी जाके उनसे बनवा सकता है। और ये गेयर बॉक्स है वो 28 गीगावाट्स है, जनरेटर 15 गीगावाट है। तो आप देखेंगे जब कैपेसिटी इज मच मोर देन एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन द कंट्री। सो देयरफॉर आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्टेज। इनफैक्ट द सेकंड जो बोलते जाता है कि इट माइट इंक्रीज द प्राइसेस, बट एक्चुअली द कॉस्ट शुड कम डाउन। आपका जब इकोनॉमी ऑफ साइज मिलता है फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, द कॉस्ट वुड ड्रॉप। अगर आप देखेंगे हमारे पास एक जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता था, वो 3 गीगावाट जनरेटर्स बना सकता है। हमने डिफिकल्ट टाइम में उसको बेच दिया था,
उसमें एक भी जनरेटर नहीं बन रहा है आज, क्योंकि डिमांड नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन डिमांड नहीं है। तो आई थिंक दी व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ डूइंग इज मेक इन इंडिया। आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाईज और इंक्रीज इन प्राइस। आपने बात की सोलर और विंड काफ़ी अलग हैं। जब हम ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी की बात करते थे तो शुरू में ऑब्वियसली सुज़लोन एक काफ़ी बड़ा एक इनोवेटर था, लेकिन पिछले 2-3 साल में हम सिर्फ सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें विंड एनर्जी को भी वापस उसी तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए और क्या किया जाए फिर? देखिए, अभी भी विंड मैंडेटरी है। अभी ऐसा है कि हमारा ग्रिड जो होता है इसका पावर डिमांड हर टाइम में चेंज होता है। डे टाइम में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। अगर आप अभी देखेंगे दिन में जब सोलर जनरेशन होता है आपका एक्सचेंज में प्राइसेस 0 में पहुंच गया है। आप दिन में सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। बट लेकिन अगर आप देखेंगे जब विंड जनरेट करती है इवनिंग पिक्स वगैरह वगैरह, वहाँ डिमांड बढ़ रहा है। So therefore, this is a clear indication that we actually need to add more and more wind capacity to meet our demand. Otherwise, आज बोल रहा है कि इवनिंग पीक में जुलाई एंड अगस्त में वी आर एक्सपेक्टिंग देयर इज गोइंग टू बी शॉर्टेज ऑफ 20 to 25 गीगावाट्स टू मीट द डिमांड। तो एक तरफ हम बोलता है कि दिन में सप्लाई ज़्यादा है बट लेकिन शाम को तो सप्लाई है नहीं है। तो so therefore it is necessary, wind is going to continue and government of India is clear. So that's the reason they have put it that 100 gigawatts by 2030 chahiye. That's based on the grid. So wind will continue to be there, and all three will be there. Solar will be there, wind will be there, and storage will be there, but different combinations. पिछली बार आपसे 15 साल पहले मिला था, आप अभी तक फिट हैं। वो ये जो फिटनेस रिंग पहनी है, ये काफ़ी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं आप। मैं सोचा थोड़ा सा काफ़ी एकदम फिट नज़र आ रहे हैं सर। अगर सुजलान को चलाना है आगे तो फिट तो रहना और उसको ग्रो करना है तो यू हैव टू रिमेन फिट। ओके, हिमांशु जी, ऑर्डर बुक पे आते हैं एक बार ज़रा। FY25 की जो ऑर्डर बुक है, उसके बाद FY26 की ऑर्डर बुक में आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है? कितना एग्जीक्यूट होगा, टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा और क्या मार्जिन्स पर एग्जीक्यूट होंगे? तो जैसे कि हमने कहा है कि करीब 60% की हमें डिलीवरीज में ग्रोथ दिखती है। तो जैसे हमने इस साल FY25 में 1550 मेगावाट की डिलीवरीज की हैं, उस पे हमें 60% की ग्रोथ दिखती है, विच वुड मीन कि करीब 2.5 गीगावाट के आसपास की डिलीवरीज हम FY25 में कर पाएंगे। कमिश्निंग नेचुरली हमारी उससे भी कई ज़्यादा होगी। कमिश्निंग करीब 3 से 4 गुना ये साल हमारी हो सकती है FY25 के मुकाबले में। आज उसको अगर हम रेवेन्यू और EBITDA और पैट में मॉनिटर करें तो क्लियरली 60% से ज़्यादा ग्रोथ उनमें देखने मिलेगी अक्रॉस पैरामीटर्स में, और वो सारी चीज़ हम अचीव कर पाएंगे मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए। तो आज WTG डिवीज़न का जो मार्जिन है वो 23% हम ग्रॉस मार्जिन पे मेंटेन करेंगे, एंड जो कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन है करीब 17% का, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम उसको 17% को मेंटेन करके आगे ये ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। ये जो पिछले कुछ समय से सुनने में आ रहा है चाइनीज़ कंपटीशन को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं अब इस समय आगे जाते हुए? और आगे क्या होगा? चाइनीज़ प्लेयर्स को यहाँ JV करना होगा, डायरेक्टली करेंगे, और वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? जो RLMM अभी बोल रहा है, देखिए कंपटीशन हमेशा रहेगा, ठीक है? अगर आप बिजनेस में कंपटीशन रहेगा। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है मेक इन इंडिया, तो चाइनीज़ विल बी देयर इन इंडिया, तो उनको भी यहाँ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। सो इस RLMM गाइडलाइन से क्या हो रहा है कि कंपनीज लाइक अस आर गेटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन आवर ओन कंट्री, वो हो रहा है। तो अभी उसमें कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन होना भी चाहिए टू बी फॉर अस टू बी ऑन आवर टोस। कंपटीशन शुड बी देयर, एंड एज लॉन्ग एज दे मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सो वी आर नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर द most efficient manufacturing company in the wind turbines in India. हिमांशु जी, एक्सपोर्ट मार्केट को कैसे देखते हैं आप, और वहाँ पर किस तरीके के मार्जिन्स देखते हैं? सो एक्सपोर्ट अभी हमने हमारी बैलेंस शीट में अभी तक कोई एक्सपोर्ट हमने किया नहीं है, बट हैविंग सेड दैट हम अभी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है पोटेंशियल, हमने हिस्टोरिकली सुज़लोन ने करीब 6 गीगावाट की इंस्टॉलेशंस इंटरनेशनल मार्केट्स में की हैं पिछले 30 सालों में। बट आने वाले अभी ये वर्ष में हम एक्सपोर्ट मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं। जैसे कुछ मार्केट्स हैं, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑफ कोर्स सैंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट अपार्ट, में उसको एक साइड में रखते हैं उन चीज़ों को। बट अभी हम चालू कर रहे हैं, तो एक टारगेट है कि वो मार्केट्स को देखते हुए आने वाले 2-3 साल में वी शुड सी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आपको बैलेंस शीट में दिखने लगेगा।
ओके, एक आखिरी सवाल चेसानी जी, फिर अगले 2 से 3 साल में आप सुज़लोन को कहाँ देखते हैं? अभी देखिए, फर्स्ट टाइम हमने गाइडेंस दिया है, जी, ठीक है, वो 60% है। ऑब्वियसली अगर हम एक कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं देख रहा है एज ए मैनेजमेंट, वी वुडंट हैव गिवन दिस गाइडेंस। अगर कंट्री में आवर ओन टारगेट इज़ 2030 में इतना करना है, उसके बाद में 2032 में इतना करना है, 2047 में कंट्री के टारगेट्स है, एंड वी बीइंग द नंबर 1 प्लेयर, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन इंडिया। In addition to that, there are other avenues to grow, not just in India. अभी आपने बात किया कि exports है, different markets है, but purely in Indian market itself will continue to grow, and that is the reason why we gave this guidance this year, and because we are sure that this sort of a growth rates would continue in future as well. बिल्कुल। चेसानी जी, मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में बात की, और थैंक यू सो मच। सुज़लोन, शानदार नंबर्स, शानदार गाइडेंस, और क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे। एक बार वापस रख देते हैं स्टॉक को, करीब करीब 9% अभी भी ऊपर। चलिए, इस शो में इतना ही। इस छोटे से ब्रेक के बाद कंचन आपके लिए लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन।